हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को समझेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है पीजी सेमेस्टर 1 का। और जितने सारे टॉपिक्स हैं, चाहे वो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे हो, प्लेन टेबल सर्वे हो, उनके मेथड्स हो, उनका एडवांटेज हो, डिसएडवांटेज हो, स्ट्रीम ऑर्डरिंग हो, वाटर बजट डायग्राम हो, और उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। और आपके जो फिज़िकल सर्वे, जो फील्ड वर्क आप लोगों को प्रैक्टिकल में मेंशन है, उसमें क्या बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट से जो एक्सपेक्ट किया जाता है, उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्केल जाने, टोपोशीट क्या होता है उसको जाने, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को जाने, सर्वे को जाने, सर्वे के टाइप्स को जाने, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट क्या होता है, नॉर्थ कितने तरह के होते हैं, ज्योग्राफी का कुछ ऑथर्स के डेफिनेशन समझे। ये सब बेसिक क्वेश्चन जो आपसे वाइवा लेगा वो एक्सपेक्ट करेगा। तो सबसे पहले बात हम लोग इन बेसिक क्वेश्चंस पे ही करते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस में सबसे पहले जैसे कि स्केल आता है, तो ज्योग्राफी में जो स्केल है वो हमारा मैप डिस्टेंस को दिखाता है और ग्राउंड डिस्टेंस को, उसके बीच के रेशियो को हमारा ज्योग्राफिकल स्केल दिखाता है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल स्केल क्या है? रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। और स्केल को दिखाने के 3 मेथड होते हैं। वर्बल स्केल होता है एक होता है ग्राफिकल स्केल, और एक होता है रेशियो स्केल। वर्बल स्केल मतलब होता है वो बस लिख दिया जाता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर दिख रहा है, ये बस हम लोगों ने लिख दिया, वर्बली लिख दिया, बोल दिया, ठीक है। फिर एक होता है ग्राफिकल स्केल, जिसके 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल स्केल, कंपैरेटिव स्केल और डायगोनल स्केल। सिंपल स्केल में हम लोग 2 यूनिट को मेज़र करते हैं। जैसे कि ये हमारा स्केल बन गया, तो इसमें 1 मिनट, बहुत गंदा स्केल बन गया। जैसे ये हमारा स्केल बन गया, ठीक है, इसमें एक तरफ अगर हमारा मीटर रहेगा तो दूसरी तरफ मान लीजिए किलोमीटर रहेगा, 2 यूनिट का यूज़ होगा। कंपैरेटिव स्केल में हमारा अलग अलग यूनिट का यूज़ होगा। जैसे कि ये हमारा स्केल है, ठीक है, ये हमारा स्केल है, इसमें अगर इधर मील्स का यूज़ किया जा रहा है तो इधर किलोमीटर होगा, इधर यार्ड होगा, इधर फरलॉन्ग होगा, मतलब अलग अलग यूनिट्स का यूज़ किया जाएगा। डायगोनल में 3 यूनिट्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफिकल स्केल हो गया। फिर रेशियो स्केल मतलब होता है कि रेशियो में जो डिवाइड किया हुआ स्केल रहता है, जैसे इस तरह का रहता है कि एक, इसका मतलब हो गया कि न्यूमरेटर वाला पार्ट दिखा रहा है हमारा मैप पे कितना डिस्टेंस, और डेनोमिनेटर वाला पार्ट दिखा रहा है ग्राउंड का कितना डिस्टेंस शो कर रहा है। यानी मैप का जो 1 यूनिट डिस्टेंस है वो ग्राउंड के 1,00,000 यूनिट डिस्टेंस को दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया 3 तरह का स्केल। अगर सर्वे के बारे में आपसे पूछा जाए सर्वे क्या होता है, तो सर्वे एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम लोग किसी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लोगों से फीडबैक भी लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद वहाँ के जो फिज़िकल फीचर्स हैं, चाहे वो माउंटेन हो, रिवर हो, बायोडाइवर्सिटी हो, मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप हो, वो सबको जानते हैं। तो इस तरह से सर्वे के अलग अलग टाइप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा हो सकता है फिज़िकल सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, बहुत सारे सर्वे हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टोपोशीट आता है। टोपोशीट क्या होता है? तो टोपोशीट एक लार्ज स्केल मैप होता है। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल समझते हैं हम लोग। लार्ज स्केल मैप जो होता है वो स्मॉल एरिया को दिखाता है, उसके सारे डिटेल्स को बताता है, जबकि स्मॉल स्केल मैप जो होता है वो लार्ज एरिया को दिखाता है। एग्जाम्पल से अगर समझें तो लार्ज स्केल मैप हमारे जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट का मैप जो होगा, किसी ब्लॉक का मैप जो होगा, वो लार्ज स्केल मैप पे बना होगा, और किसी कंट्री का जो मैप होगा वो हमारे स्मॉल स्केल मैप पे, स्मॉल स्केल पे बना होगा, ठीक है। तो उसमें टोपोशीट क्या है? एक लार्ज स्केल मैप है जो कि हाई लेवल ऑफ डिटेल्स को दिखाता है, चाहे वो नेचुरल फीचर्स हो या मैन मेड फीचर्स हो, उसको शो करता है, ठीक है। इसके बाद इकोलॉजी क्या होता है? तो इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं। 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने इसका टर्म दिया था। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों रहते हैं। टेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ की। तो नॉर्थ 3 तरह के नॉर्थ होते हैं। एक होता है ग्रिड नॉर्थ,
जो कि हम लोगों ने प्रोजेक्शन में बनाते हैं। जैसे कि ये हमारा अर्थ एक 3D फिगर है, इसको जब हम लोग 2D फिगर में कन्वर्ट करेंगे मैप में, तब जो हमारा नॉर्थ लाइन शो करेगा वो हमारा ग्रिड नॉर्थ होगा। इसके बाद आता है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो अर्थ का जो मैग्नेट है वो जो नॉर्थ पोल शो करता है और साउथ पोल शो करता है, उसको कहेंगे हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ। और जो हम लोग नॉर्मल नॉर्थ और साउथ मानते हैं उसको कहेंगे ट्रू नॉर्थ या जोग्राफिकल नॉर्थ। ठीक है, फिर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। तो लैटिट्यूड्स क्या होता है, इसको पैरेलल कहा जाता है। किसके पैरेलल होता है ये, तो इक्वेटर के पैरेलल होता है और नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर को अलग अलग करता है। फिर आता है लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, एक ऐसा इमेजनरी लाइन है जो हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है और ये ईस्ट टू वेस्ट प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट पार्ट को अलग करता है। ठीक है, ये एक ऐसा इमेजनरी लाइन है। इसमें हम लोग टाइम का भी मेज़रमेंट करते हैं कि कितना कोई प्लेस हमारे प्राइम मेरिडियन से कितना दूर है, उसके हिसाब से हम लोग टाइम मेज़रमेंट करते हैं। जैसे इंडिया प्राइम मेरिडियन से जितना आगे है उसको जब कैलकुलेट किया गया तो वो 5.5 घंटा टाइम आगे बढ़ गया, तो उस हिसाब से हम लोग लॉन्गिट्यूड से टाइम को मेज़र करते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी के डेफिनेशंस की बात करें तो बहुत सिंपल डेफिनेशन यहाँ लिखे हैं। जैसे रिटर का डेफिनेशन था कि ज्योग्राफी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। ठीक है, फिर ज्योग्राफी के फादर का डेफिनेशन, फादर ऑफ ज्योग्राफी, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस को ज्योग्राफी कहा था इन्होंने। फिर टॉलमी ने कहा था कि ज्योग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। ठीक है, फिर हार्टसोन जो कि ब्रिटेन के थे, इनका फेमस ज्योग्राफी को लेके एक डेफिनेशन है। इन्होंने कहा था ज्योग्राफी इज़ कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर्स और अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी डेफिनेशन बता सकते हैं, एक सारे फेमस ऑथर का डेफिनेशन है। यह हो गया बेसिक क्वेश्चन। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। जैसे कि प्लेन टेबल सर्वे अगर आ गया आप लोग का, उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें पूछा जा सकता है प्लेन टेबल सर्वे में प्लेन टेबल वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उसका क्या यूज़ है। ठीक है, इसमें ओरिएंटेशन से आप क्या समझते हैं, प्लेन टेबल के एप्लीकेशन को बताइए, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए। और जैसा कि आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है कि रीसेक्शन मेथड के 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम को बताइए, उसी तरह से प्लेन टेबल को बनाने के 4 मेथड्स हो सकते हैं, उन मेथड्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले प्लेन टेबल सर्वे में प्लेन टेबल वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है प्लेन टेबल सर्वे को करने में वो एक फ्लैट बोर्ड होता है और वो एक तरीके का उस पर जो शीट लगता है वो प्लेन होता है, तो इसलिए फ्लैट बोर्ड के कारण इसको प्लेन टेबल सर्वे कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी स्टेशन से किसी ऑब्जेक्ट का लीनियर डिस्टेंस निकालते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, लीनियर डिस्टेंस निकाला जाता है प्लेन टेबल सर्वे में। ठीक है, और इसमें ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस होता है किसी सर्वे को करने का, इंस्ट्रूमेंट वाला। इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसको डायरेक्ट पेपर में नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि ये स्मॉल एरिया के लिए बहुत यूज़फुल है। उसके बाद बहुत फास्ट है और आसान प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है, आसानी से बन जाता है, ये कोस्ट एफिशिएंट भी है। और जो मैग्नेटिक एरिया होता है जहाँ पे हमारा नीडल काम नहीं करेगा, उस एरिया में हम लोग प्लेन टेबल सर्वे बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें तो ये स्मॉल एरिया के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, लार्ज एरिया में ये काम नहीं करेगा। वेदर के कारण ये इफेक्ट हो जाता है, जो कि हम लोग रीसेक्शन मेथड में देखेंगे। तो वेदर के कारण ये इफेक्ट हो जाता है, इसका एक्यूरेसी भी बहुत लो है। ठीक है, यानी बहुत कम सटीकता से ये चीज़ों को प्रदर्शित करता है पेपर पे। इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट तो खुद प्लेन टेबल हो जाएगा, जिसके नाम पे इसको सर्वे को रखा गया है। फिर होता है एलिडेड का यूज़ हम लोग ऑब्जेक्ट को देखने में करते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है स्पिरिट लेवल का यूज़ हम लोग टेबल को लेवल करने के लिए यूज़ करते हैं कि टेबल सही है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन में लेवल है कि नहीं। फिर होता है ट्रफ कंपास का यूज़ हम लोग नॉर्थ लाइन को शो करने के लिए करते हैं। फिर होता है प्लम बॉब और फॉर्क, इसका यूज़ हम लोग करते हैं सेंटरिंग करने के लिए, यानी कि ग्राउंड में जो हमारा स्टेशन है उसको पेपर पे लाने के लिए यूज़ करते हैं।
फिर ट्राईपॉड जिस पे ऊपर हमारा प्लेन टेबल रहता है, रेंजिंग रॉड अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको यूज़ किया जाता है, फिर टेप से मेज़रमेंट करते हैं और पेपर को पिन, ये सब नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, हम लोग पहले कंपोनेंट्स का डायग्राम देख लेते हैं किस तरह का कंपोनेंट दिखता है। तो ये है हमारा स्पिरिट लेवल। इसके सेंटर में जो बबल है वो जब सेंटर में आ जाता है तब हम लोग समझते हैं कि टेबल लेवल हो गया है। ये है हमारा ट्रफ कंपास जिससे हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन निकालते हैं। ये है हमारा यू फॉर्क और प्लम बॉब, इससे हम लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड का जो स्टेशन है उसको पेपर पे मार्क करते हैं। इसके बाद ये है हमारा एलिडेड, इससे हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, इसका ये ऑब्जेक्ट को देखने वाला है और ये आई पीस है। ठीक है, ये हो गया प्लेन टेबल सर्वे का मेजर कंपोनेंट्स। अब अगर बात करें कि ये कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले तो हम लोग को टेबल को लगाना पड़ता है और उसके बाद उसको लेवल करना रहता है। लेवलिंग किससे करेंगे हम लोग? लेवलिंग करेंगे स्पिरिट लेवल से। तो जब बबल सेंटर में आ जाएगा मतलब लेवल हो गया टेबल। अब टेबल लेवल होने के बाद हम लोग उस पर पेपर रख के उसको पिन कर देंगे। ट्रफ कंपास से नॉर्थ लाइन बना देंगे और यू फॉर्क और प्लम बॉब के हेल्प से जो हमारा ग्राउंड पे स्टेशन है उसको पेपर पे ले आएंगे। उसके बाद एलिडेड के हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे, फिर उसका डिस्टेंस मेज़र करेंगे और बस हम लोग का हो गया प्लेन टेबल सर्वे कंप्लीट। उसके बाद बस हम लोग को स्केल के अकॉर्डिंग उसको छोटा कर देना है और जो सिंबल है उसको लगा देना है। तो इस तरह से बहुत सिंपल होता है हमारा प्लेन टेबल सर्वे। इसके 4 मेथड्स होते हैं इस सर्वे को करने के। पहला होता है रेडिएशन मेथड। सारे मेथड्स को बहुत शॉर्ट में बताया जाएगा, आप लोग बस समझ लीजिए कि क्या होता है रेडिएशन मेथड में। तो रेडिएशन मेथड में क्या होता है, इसमें हम लोग एक स्टेशन से सारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसके बाद हम लोग उसको प्लेन टेबल पे मार्क करते हैं। ठीक है, ये स्मॉल एरिया के लिए, ओपन एरिया के लिए बहुत यूज़फुल होता है और ये जो स्टेशन है वो ऐसे जगह पे लगा जाता है जहाँ से हमारे सारे ऑब्जेक्ट दिखें, सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स दिखें और ये 10 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसमें सिंगल स्टेशन से काम होता है। तो ये रेडिएशन मेथड हो गया। सेकंड मेथड होता है इंटरसेक्शन मेथड। इसमें हम लोग 2 स्टेशन का यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और ये मेथड हम लोग वैसे एरिया के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है, जो कि इनएक्सेसिबल एरिया होता है, जैसे बीच में खाई है, नदी बह रहा है जिसके उस साइड नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, मेज़र नहीं किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले स्टेशन पे हम लोग अपना प्लेन टेबल रखते हैं, उससे तीनों ऑब्जेक्ट को देखते हैं। उसके बाद हम लोग स्टेशन का ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जिस पोजीशन में जो हमारा स्टेशन पहले था, चाहे वो नॉर्थ लाइन के रिस्पेक्ट में हो, कितना एंगल वो झुका हुआ था, मुड़ा हुआ था, उसके रिस्पेक्ट में हो, उसके जैसा सेम टू सेम हम लोग जब दूसरे स्टेशन पे करते हैं तो उसको कहा जाता है ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब जितना एंगल पे ये था उतना एंगल पे ये भी रहेगा। ठीक है, उतना वहाँ उसका फिर ओरिएंटेशन करने के बाद वापस से हम लोग वो ऑब्जेक्ट को देखते हैं और फिर जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये लार्ज स्केल मैपिंग मतलब लार्ज एरिया के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। इसमें हम लोग एक से ज़्यादा मतलब 2 स्टेशन का यूज़ करते हैं। फिर हमारे दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस हम लोग को पता रहता है, उसको हम लोग पेपर में स्मॉल करके और फिर कितना डिस्टेंस होगा उसको मेज़र किया जाता है इसमें। फिर होता है ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रैवर्सिंग मेथड में क्या होता है, इसमें जैसे कोई बड़ा सा एरिया है, इसमें जैसे पहले स्टेशन पे यहाँ रखा गया, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक देखा गया तो 1 पॉइंट मार्क हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टेशन को यहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, 1 पॉइंट पहले से मार्क है, फिर दूसरा मार्क हो गया, फिर यहाँ पे स्टेशन रखा गया, 2 पॉइंट पहले से मार्क है, अब तीसरा पॉइंट मार्क हो गया। तो यानी ट्रैवर्सिंग मेथड में हम लोग हर अलग अलग पॉइंट्स में जाके वहाँ पे स्टेशन सेट करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं और इसलिए इसको चक्रमन विधि भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग चक्र के जैसा घूमते रहते हैं उस एरिया में। ठीक है, फिर आता है रीसेक्शन मेथड। रीसेक्शन मेथड जो है वो, अगर मान लीजिए किसी दिन हम लोग सर्वे करने गए, हमारा 5 ऑब्जेक्ट था या 3 ऑब्जेक्ट था, 3 ऑब्जेक्ट में 2 ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने देख लिया, तीसरा ऑब्जेक्ट को देखते समय अंधेरा हो गया। अब हम लोग जब दोबारा सुबह आ रहे हैं
अपने स्टेशन को वापस से लगाएंगे तो वो स्टेशन ज़रूरी नहीं है कि उसी पॉइंट पे लगे, है ना। हम लोगों ने मार्क छोड़ा हो और वो किसी तरह से अपने पॉइंट से हट गया हो, तो उस पॉइंट को वापस से रीसेट करने के लिए कहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस डे में स्टेशन लगाया था, उसके लिए हम लोग रीसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम से हम लोग एरर को सॉल्व करते हैं। यानी कि 2 पॉइंट के हेल्प से वो मिसिंग पॉइंट को खोजना और 3 पॉइंट के हेल्प से उस मिसिंग पॉइंट को खोजना। यानी कि जैसे हमारा स्टेशन लगा हुआ है, ठीक है, हमारा 1 पॉइंट ये था, 3 पॉइंट इधर था, हम लोगों ने 2 पॉइंट का तो मेज़र कर लिया, अब तीसरा पॉइंट कहाँ होगा पता नहीं, तो 2 पॉइंट के हेल्प से जब हम लोग उस पॉइंट को, मिसिंग पॉइंट को रीसेक्ट करते हैं तो इसको 2 पॉइंट एरर कहा जाता है, और जब 3 पॉइंट से इसको करेंगे तो इसको 3 पॉइंट एरर कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लेन टेबल सर्वे हमारा कंप्लीट होता है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट के साथ उसके कंपोनेंट्स सबको जान लिया हम लोगों ने। अब आता है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रिज्म क्या होता है, कंपास क्या होता है, क्यों इसको प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे कहा जाता है, इसमें फॉरवर्ड बियरिंग क्या है, बैकवर्ड बियरिंग क्या है, इसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या यूज़ है, ठीक है, ओपन ट्रेवर्स क्या होता है, क्लोज ट्रेवर्स क्या होता है, और बोर्डिच मेथड से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे क्या है, जैसे कि हम लोगों ने प्लेन टेबल सर्वे में देखा था, वो एक लीनियर डिस्टेंस को बताता है। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे क्या है, एंगुलर डिस्टेंस को बताता है। किसी स्टेशन से किसी ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर बियरिंग है नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इससे उस एरिया का एक्यूरेट मेज़रमेंट हो पाता है, ठीक है। ये तो हो गया प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। अब बात आता है प्रिज्म क्या है, इसमें कंपास क्या होता है। तो प्रिज्म एक थ्री साइडेड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ग्लास का बना होता है। तो एक 3 साइडेड इंस्ट्रूमेंट जो ग्लास का बना हो और जो लाइट को 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट कर दे, इसको कहा जाता है प्रिज्म, ठीक है। ये ट्रायंगल के शेप में होता है। इसके बाद आता है कंपास। कंपास एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में। तो प्रिज्मेटिक कंपास को रखने के लिए पहला तो ट्राईपॉड यूज़ होगा, एक खुद प्रिज्मेटिक कंपास होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग को रेंजिंग रॉड का ज़रूरत पड़ेगा, स्पिरिट लेवल का ज़रूरत पड़ेगा, ताकि जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, हमारा ट्राईपॉड जो है वो सही से लेवल पे बैठ जाए। मेज़रिंग टेप का यूज़ होगा, ठीक है, और यू फॉर्क का यूज़ होगा। यू फॉर्क का यूज़ होगा वापस से हम लोग सेंटर करेंगे उसके लिए, मतलब कहाँ पे हमारा स्टेशन है उसको मार्क करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो ये टॉप पे लगा हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। इसमें अंदर होता है एलुमिनियम का रिंग होता है, इसमें मेज़रमेंट किया हुआ रहता है, एंगल लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे लगा हुआ रहता है प्रिज्म, जिससे हम लोग देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को और फिर नीचे देखते हैं तो हमारा एंगल दिखता है, और बस उसी तरह से हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे करते हैं, ठीक है। इसमें फॉरवर्ड बियरिंग मतलब ये होता है कि जब हम लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को देखते हैं तो जो हमारा एंगल बनता है उसको कहेंगे फॉरवर्ड बियरिंग। और जब पुराने स्टेशन से, जैसे कि ए से बी जब हम लोगों ने देखा तो फॉरवर्ड बियरिंग था, फिर बी से वापस जब ए को देखेंगे तो वो कहलाएगा बैकवर्ड बियरिंग, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग हो गया। फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग का एक फॉर्मूला होता है कि फॉरवर्ड बियरिंग प्लस माइनस बैकवर्ड बियरिंग इज इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बियरिंग बैकवर्ड बियरिंग हो गया। इसके 2 मेथड्स होते हैं, ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स मेथड। ओपन ट्रेवर्स में क्या होता है कि जैसा हम लोग का डाटा गिवन रहता है उसके हिसाब से हम लोग जब बनाते हैं अपने सर्वे को, जैसे स्टेशन ए हो गया, यहाँ पे स्टेशन बी हो गया, ठीक है, सी हो गया, स्टेशन सी और स्टेशन डी हो गया। तो जब ये क्लोज नहीं होता है तो इसको कहा जाता है ओपन ट्रेवर्स मेथड, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे। और क्लोज ट्रेवर्स में क्या होता है कि जिस स्टेशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, तो लास्ट में उसी स्टेशन पे वापस आ जाता है। इसको कहते हैं हम लोग क्लोज ट्रेवर्स मेथड। इसी क्लोज ट्रेवर्स मेथड को बनाते समय हम लोग से अगर स्लाइटली थोड़ा सा भी अगर एरर हो जाता है तो उसके कारण हम लोग बोर्डिच मेथड का यूज़ करके उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो ये हमारा ओपन ट्रेवर्स मेथड, इसमें क्या है, सबसे पहले तो
हमारा एक स्टेशन से इस स्टेशन पे रखा गया हमारा ऑब्जेक्ट को, मतलब इस स्टेशन पे रखा गया, इस स्टेशन से स्टार्ट हुआ। इसके बाद फिर हम लोगों ने इस स्टेशन तक देखा कितना फॉरवर्ड बियरिंग है। स्टेशन ए का हम लोग को बैकवर्ड बियरिंग नहीं मिलेगा, इसका केवल फॉरवर्ड बियरिंग होगा। फिर स्टेशन बी पे जाएंगे, स्टेशन बी का फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग दोनों होगा, उसको मेज़र कर लेंगे। फिर स्टेशन सी पे जाएंगे, इसका फॉरवर्ड बियरिंग बैकवर्ड बियरिंग देखेंगे। और लास्ट स्टेशन डी पे जाएंगे और इसका हम लोग देखेंगे बैकवर्ड बियरिंग क्या है। इसका फॉरवर्ड बियरिंग नहीं होगा क्योंकि हम लोग को ओपन ट्रैवर्स बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन ट्रैवर्स मेथड, जिसमें हम लोग नॉर्मल अपना प्रिज्मेटिक कंपास को यहाँ रख दिए। यहाँ पे हमारा प्रिज्मेटिक कंपास रखा हुआ है और इससे जब हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट को देखा, अपना रेंजिंग रॉड को देखा या ऑब्जेक्ट को देखा, उसके एंगल को मेज़र किया, तो यही हमारा प्रिज्मेटिक कंपास में होता है। तो जब ये ओपन होता है तो इसको ओपन ट्रैवर्स मेथड कहते हैं, और जब ये क्लोज़ हो जाता है, जैसे कि इसमें क्लोज़ हो गया है, ए स्टेशन से आके वापस ए स्टेशन पे मिल जा रहा है, तो इसको क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं। इसमें एक मेथड होता है जो एरर को करेक्ट करने का मेथड होता है, इसको कहा जाता है बोर्डिच मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने ग्राउंड पे जाके मेज़रमेंट किया और हमारा एरर जो है ग्राउंड पे जाके मेज़रमेंट किया, लेकिन जो एंगल है वो थोड़ा सा डिफ़र कर गया, जिसके कारण ये मिलने के बजाय थोड़ा सा साइड में जाके मिल रहा है। जैसे कि ये इधर मिल जा रहा है, ठीक है, ये इधर मिल जा रहा है, जिसको ए पे मिलना था वो ई पॉइंट पे जाके मिल जा रहा है। तो इस एरर को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोर्डिच मेथड का यूज़ करते हैं। इस मेथड में होता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितना एरर आया, उसको मेज़र कर लेते हैं। जितना मेज़र आया उसको मेज़र कर लिए, लिख लिए। इसके बाद ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस, सी से डी और फिर डी से ई, जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में छोटा करके, सबको बराबर बराबर छोटा करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग जितना एरर आया उसको एक तरफ रख देते हैं, जितना एरर आया इसको फिर मिला दिया जाता है। इसके बाद फिर ये सारे पॉइंट को नीचे मिला दिया जाता है। फिर जितना एरर जिस पॉइंट पे आया उतना एरर हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाते हैं और फिर लास्ट में इसको मिला दिया जाता है, तब जाके हमारा क्लोज़ हो जाता है। तो ये बोर्डिच मेथड का है, काफ़ी सिंपल में मैंने बता दिया। इसी तरह का मैकेनिज़्म इसमें किया जाता है बोर्डिच मेथड में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं स्ट्रीम ऑर्डरिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो स्ट्रीम ऑर्डरिंग में बन सकता है कि स्ट्रीम क्या होता है, ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्ट्रीम ऑर्डरिंग का यूज़ क्या है, ड्रेनेज बेसिन क्या है, बाइफरकेशन रेशियो क्या है, इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर लिखा है आप लोगों ने, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, वो क्या होता है, मॉर्फोमेट्री क्या होता है, ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है, कौन से मेथड का आप लोगों ने यूज़ किया है स्ट्रीम ऑर्डरिंग में, ये सारी चीज़ें स्ट्रीम ऑर्डरिंग में पूछी जा सकती हैं। इसको समझते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रीम ऑर्डरिंग में स्ट्रीम ऑर्डर ये सब को समझते हैं हम लोग। तो स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम मतलब धारा, नदी की धारा। तो एक स्मॉल वाटर बॉडी होता है जो एक सरफेस में बह रहा होता है। मतलब नदी की धारा आप लोग समझ सकते हैं ना, कि नदी यानी जल का एक लगातार बहने वाला स्रोत जो एक पतली धारा के रूप में बहता है किसी सरफेस पे, उसी को हम लोग स्ट्रीम कहते हैं। और ऑर्डर का मतलब होता है उसको अरेंज करना एक पैटर्न में, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में हो, ठीक है। ये हो गया ऑर्डरिंग। अब हम लोग जानते हैं स्ट्रीम ऑर्डरिंग क्या होता है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्ट्रीम को ऑर्डर करना यानी किसी नदी के जो धाराएं हैं उसको एक ऑर्डर में करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना। टू अरेंज द स्ट्रीम्स इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग हायरार्की में सजा देना। हायरार्की मतलब छोटा से बड़ा में सजा देना किसी नदी की स्ट्रीम को, नदी की धाराओं को, उसको हम लोग स्ट्रीम ऑर्डरिंग कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है, इसको कैसे देखते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में होता है, इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि जब कोई नदी की धारा कोई दूसरी नदी की धारा से नहीं मिलती है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन वाला आप लोग देखिए, जितना ग्रीन मार्क है उसका कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो अकेला है,
ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर। फिर जब दो फर्स्ट ऑर्डर मिल जाएगा तब हमारा सेकंड ऑर्डर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे दो फर्स्ट ऑर्डर मिल गया तो ये सेकंड ऑर्डर बन गया। फिर जहाँ दो सेकंड ऑर्डर मिल जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑर्डर बन जाएगा, और जहाँ पे दो थर्ड ऑर्डर मिल जाएगा फोर्थ ऑर्डर। इसी तरह ये बढ़ते रहता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, तो वैसा रिवर का स्ट्रीम जिसका अपना कोई ब्रांच नहीं होता है उसको फर्स्ट ऑर्डर का रिवर कहेंगे। और जब हम लोग दो फर्स्ट ऑर्डर के रिवर को जोड़ देते हैं तो जो नया स्ट्रीम बनता है उसको सेकंड ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इसमें बस आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो बड़ा ऑर्डर होगा जब वो छोटे ऑर्डर में मिलेगा तो बड़ा ऑर्डर ही काउंट होता है। मतलब जैसे अगर फर्स्ट ऑर्डर का नदी है वो जब सेकंड ऑर्डर की नदी से मिलेगा, स्ट्रीम से मिलेगा, धारा से मिलेगा, तो वो सेकंड ऑर्डर ही कहलाएगा, बड़ा वाला ही काउंट होता है, ठीक है। ये हो गया स्ट्रीम ऑर्डरिंग का बेसिक। अब हम लोग जानते हैं स्ट्रीम ऑर्डरिंग का जो हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टारलर मेथड से, ठीक है। स्टारलर मेथड मोस्ट कॉमन मेथड यूज़ होता है और ये काफ़ी सिंपल भी होता है। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी हॉर्टन और श्रेव का भी मॉडल यूज़ होता है स्ट्रीम ऑर्डरिंग में, स्ट्रीम को अरेंज करने में, ठीक है। ये मेथड्स हो गए बनाने के। अब बात करते हैं ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। तो ड्रेनेज बेसिन नदी और उसकी सहायक नदी के द्वारा जितना एरिया ऑक्यूपाई होता है, यानी एरिया ऑक्यूपाई बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, उसको कहते हैं हम लोग ड्रेनेज बेसिन। मतलब जैसे कोई नदी यहाँ से बह रहा है तो वो जितना उसका शाखा होगा, जितना एरिया वो कवर करेगा, उसी को हम लोग रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बाइफर्केशन रेशियो। तो बाइफर्केशन रेशियो का मतलब होता है कि एक ऐसा रेशियो जिसमें n ऑर्डर का अगर रिवर है तो उसको डिवाइड किया जाता है उसके आगे वाले ऑर्डर से। जैसे n ऑर्डर को n+1 ऑर्डर से जब डिवाइड किया जाता है तो उसका रेशियो कहलाता है बाइफर्केशन रेशियो, ठीक है। जैसे कि ये हमारा कहाँ गया, हाँ, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। तो अगर हम लोग को बाइफर्केशन रेशियो निकालना होगा, बाइफर्केशन रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का, तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। सेकंड का निकालना होगा तो सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर देंगे। थर्ड का निकालना होगा तो थर्ड बाई फोर्थ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बाइफर्केशन रेशियो निकलता है। मतलब होता है इसमें n ऑर्डर की रिवर को n+1 ऑर्डर से डिवाइड करना रहता है। फिर आता है मॉर्फोमेट्री क्या होता है। तो मॉर्फोमेट्री का मतलब होता है आकार मिति। आकार मिति का मतलब होता है किसी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना। ये एक मैथमेटिकल एनालिसिस है जो अर्थ के सरफेस के स्ट्रक्चर को मेज़र करता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें अर्थ के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, उसके स्लोप को पता करने के लिए रिवर बेसिन कॉमनली यूज यूनिट है, ठीक है। तो नदी जैसे बहेगा उस तरह से हम लोग को स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि स्लोप इस तरह का है, नॉर्थ से साउथ का स्लोप है, ईस्ट से वेस्ट का स्लोप है, या किस तरह का स्लोप है। इसको कहते हैं हम लोग मॉर्फोमेट्री, स्ट्रक्चर का मेज़रमेंट करना, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, रिवर बेसिन, मोस्ट कॉमन यूनिट। अब जो हमारा रिवर बेसिन है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, लीनियर एस्पेक्ट, रिलीफ एस्पेक्ट, एरियल एस्पेक्ट। क्या मतलब होता है इसका। जैसे लीनियर एस्पेक्ट का मतलब हो गया कि रिवर को आप काउंट कर रहे हैं, जैसे 2D 3D होता है ना, उस तरह का चीज़ है। तो 2D वाला चीज़ हो गया लीनियर एस्पेक्ट, जिसमें हम लोग नदी का लेंथ को पता कर रहे हैं, उसके ऑर्डर्स को निकाल रहे हैं, कितना नंबर ऑफ स्ट्रीम्स है उसको पता कर रहे हैं, ये लीनियर एस्पेक्ट में हो गया। रिलीफ एस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि नदी कितना गहरा है, कितना ऊंचाई से बह रहा है, वो सारी चीज़ों को। एरियल एस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग जो उसका एरिया है बेसिन का, ड्रेनेज बेसिन का एरिया कितना है, वो सारी चीज़ों को, यानी 3D मेज़रमेंट कर रहे हैं। ये हो गया रिवर बेसिन के डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ड्रेनेज डेंसिटी। ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है, टोटल लेंथ को किसी नदी का जब टोटल सारे स्ट्रीम्स को मिला दिया जाता है, उसका जब लेंथ निकालते हैं और उसको हम लोग जब ड्रेनेज बेसिन के एरिया से डिवाइड कर देते हैं तब हमारा निकलता है ड्रेनेज डेंसिटी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, आप लोग बस याद कर लीजिएगा, टोटल लेंथ ऑफ रिवर बाई एरिया ऑफ द बेसिन, इससे हम लोग को मिलता है ड्रेनेज डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रीम ऑर्डरिंग के भी लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लिया,
स्ट्रीम ऑर्डरिंग में किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, क्या होता है स्ट्रीम ऑर्डरिंग, बाइफर्केशन रेशियो, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, मॉर्फोमेट्री, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं स्ट्रीम ऑर्डरिंग में। इसके बाद आता है हमारा वाटर बजट डायग्राम। वाटर बजट डायग्राम कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है कि किसी एरिया का हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो रेन वाटर शेड एरिया है, मतलब जिस एरिया में पानी आता है वाटर शेड एरिया, उसमें जो वाटर है वो डेफिसिट है, ज़्यादा है या कम है, उसको देखने के लिए हम लोग एक नॉर्मल सा चार्ट बनाते हैं, ठीक है। और वाटर बजट, जैसा कि बजट होता है हमारा इनकम और आउटकम, मतलब कितना इनकम हो रहा है कितना एक्सपेंडिचर होगा उसका कैलकुलेशन, इसमें भी वही होता है। वाटर बजट डायग्राम में भी हम लोग वही करते हैं, कितना वाटर हम लोग को मिल रहा है, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ पे उसका स्टोरेज हो रहा है, वो सारी चीज़ों को वाटर बजट डायग्राम में दिखाया जाता है, ठीक है। और लास्ट में जो हम लोग का स्पेशल पार्ट था फिज़िकल सर्वे, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है जो कॉमन होगा उसको देखते हैं। तो फिज़िकल सर्वे क्या होता है, आपसे सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग बताइएगा। फिज़िकल सर्वे एक ऐसा फील्ड सर्वे है जिसमें हम लोग उस रीजन के बारे में, उस जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, वहाँ के फिज़िकल फीचर्स जैसे कि लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, माउंटेन, फॉरेस्ट, उन सब के साथ साथ वहाँ के जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि रोड, बिल्डिंग, ठीक है, फिर हमारे स्कूल्स, ये सब का भी जब हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, उसका सर्वे करते हैं, उसको काउंट करते हैं और अपने रिपोर्ट में लिखते हैं, इसको कहा जाता है फिज़िकल सर्वे, ठीक है। जो भी फिज़िकल चीज़ें हम लोग को वहाँ पे दिख रहा है उसका जब सर्वे किया जाता है उसको फिज़िकल सर्वे कहा जाता है। ये एक तरीके का फील्ड सर्वे है, ठीक है। फील्ड सर्वे का क्या ऑब्जेक्टिव है फिज़िकल सर्वे का, इसका ऑब्जेक्टिव है लैंड यूज़ एनालिसिस करना, यानी कि कितना परसेंट एरिया किस चीज़ में यूटिलाइज़ किया जा रहा है, यानी कि वहाँ पे धान की खेती हो रही है, वहाँ पे पानी कैसे आ रहा है, ये सारी चीज़ों को देखना, ठीक है। कितना परसेंट एरिया बैरन लैंड है, कितने परसेंट एरिया में क्रॉप लगा है, वो सारी चीज़ों को हम लोग फिज़िकल सर्वे में देखते हैं। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज है उसको चेक करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग फिज़िकल सर्वे में कम्युनिटी से भी इंगेज करते हैं ताकि हम लोग उस एरिया के बारे में और अच्छे से जान सकें कि आप लोग वाटर इरिगेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी क्या है, तो थोड़ा बहुत इसमें कम्युनिटी इंगेजमेंट भी होता है। फिर जो हमारा फिज़िकल लैंड फीचर है जैसे माउंटेन, रिवर, ये सब को ऑब्ज़र्व करते हैं और अपने रिपोर्ट में लिखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है किसी गांव के बारे में या किसी एरिया के बारे में, उसके फ़िज़िकल फीचर्स को जानना हमारा फिज़िकल सर्वे का ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो सम टोटल बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ, वहाँ पे किसी एरिया में जितने भी डाइवर्स अलग अलग स्पीसीज़ पाए जाते हैं उनके बीच का वैरायटी, उनके अलग अलग जैसे ये प्लांट और एनिमल दोनों का होता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जैसे प्लांट्स का बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा कि अलग अलग तरह के प्लांट्स मिल रहे हैं हम लोग को, एनिमल्स अलग अलग तरह के मिल रहे हैं, तो बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी है, यानी सम टोटल ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स यूज़ हो सकते हैं आपके फिज़िकल सर्वे में, तो एक होता है सैम्पलिंग मेथड और एक होता है सेंसस मेथड। तो जब हम लोग कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी कम्युनिटी वहाँ के लोगों से जब मिलते हैं, तो जब हम लोग सारे घरों में जाके मिलते हैं, सारे घर में जाके डाटा कलेक्ट करते हैं उस एरिया के बारे में, तो वो कहलाता है सेंसस मेथड। ये बेसिकली हम लोग सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में किया जाता है, ठीक है। सेंसस मेथड का यूज़ हम लोग फिज़िकल सर्वे में नहीं करते हैं, हम लोग इसमें यूज़ करते हैं सैम्पलिंग मेथड का, यानी कुछ लोगों से पूछ के हम लोग वहाँ के फ़िज़िकल फीचर्स को और अच्छे से जानते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो फ़िज़िकल फ़ीचर कैसे आया, उसके द्वारा क्या बन रहा है, कैसे आप लोग यूज़ कर रहे हैं। सैम्पलिंग मेथड का मतलब होता है कुछ लोगों से सैंपल कलेक्ट करके डाटा कलेक्ट करना, ठीक है। अब फिर लास्ट में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप लोगों ने जो फ़िज़िकल सर्वे बनाया उसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसका यूज़ हम लोग करते हैं। एक तो उसका यूज़ हो सकता है उस रीजन के डेवलपमेंट में, पॉलिसी बनाने में, ठीक है। उसके वहाँ पे प्रेजेंट रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में यूज़ हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे जो हमारे लोकल लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुँचाने के लिए, उससे रिलेटेड स्कीम्स को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सब का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है।
तो ये हमारा फिज़िकल सर्वे से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने फाइल में जो बनाया होगा वो आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो फील्ड सर्वे क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लेन टेबल सर्वे का क्या इंस्ट्रूमेंट है, उसका क्या यूज़ है, क्लोज ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स, बोर्डिच मेथड, स्ट्रीम ऑर्डर क्या होता है, स्ट्रीम ऑर्डरिंग क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है रिवर का, ड्रेनेज डेंसिटी, बाइफर्केशन रेशियो, वाटर बजट डायग्राम। इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को शॉर्ट वीडियो में समझ लिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग एक्सप्लेनेशन है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इस पे और एक्सप्लेन किया जा सकता है, सारे मेथड्स को और अच्छे से समझाया जा सकता है। ये बस वाइवा में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इस तरह का आंसर आप लोग दे देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये था शॉर्ट सा वीडियो। थैंक यू।